अच्छा, इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो लिख लीजिएगा कि कैरेक्टर्स जो रियल कैरेक्टर हैं दैट इज द अराबेला फॉर्मर, नंबर सेकंड लॉर्ड पीटर, एंड नंबर थर्ड जॉन कैरल। लॉर्ड पीटर ने जो है अराबेला फॉर्मर की जो है लट काट दी थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट हो गया था। अरबेला का जो कैरेक्टर है, जो मतलब जो किरदार अदा किया है वो बलिंडा के नेम से है। और लॉर्ड पीटर जो है वो आपको पोएम के अंदर एज द नेम ऑफ बैरन नजर आएगा। अब ये क्योंकि मोक एपिक है तो इस वजह से और इसको मोक एपिक एपिक को हीरोइक पोएम भी कहते हैं। इट मीन्स कि इसके अंदर कुछ हीरोइक चीजें आपको नजर आएंगी, कुछ एग्जिजरेटेड से हीरोइक जिसे कहना चाहिए वर्जन्स नजर आएंगे, तो हीरोइक एक्शंस नजर आएंगे इसके अंदर। और फिर क्योंकि ये मॉक एपिक है तो इसके अंदर कॉक्वेट्रिशनेस और ट्राइवियलिटी और ये सारे डिस्प्यूट्स नजर आएंगे। पॉप का ये पोएम लिखने का मकसद क्या था? पॉप ये कहता है कि इंसान जो है वो इतना जल्दबाज है, उसका वो इतना शॉर्ट टेम्पर्ड है, इतना कुछ पढ़ने लिखने के बावजूद, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से जो है ताल्लुक रखने के बावजूद जो है वो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स में पड़ जाता है और एक दूसरे से हम लड़ झगड़ पड़ते हैं। तो दैट इज द मेन थिंग। दूसरा छोटा सा डिस्प्यूट क्या था कि बैरन ने जो है बेलिंडा की लट काट दी थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा फसाद क्रिएट हो गया। और वो जिस तरीके से पॉप जो है यहाँ पे बयान करेगा वो आपको अभी खुद ही पता चल जाएगा। अब क्या हुआ कि डिस्प्यूट तो हो गया इतना बड़ा, लेकिन अब पॉप के लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क था, जो कि जॉन कैरल ने उसको कहा कि भाई तुम एक पोएम लिखो और जो है तुम इसको बयान करो। अब यहाँ पे जब हम टेक्स्ट की तरफ आते हैं तो टेक्स्ट में आप देखें कि स्टार्टिंग में ही वो कहता है कि व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम एमरस कॉज स्प्रिंग। वो कहता है कि ऐसा कौन सा, डायर ऑफेंस कहते हैं सीरियस ऑफेंस को, ठीक है, और एमरस कहते हैं मतलब एक जिसे कहना चाहिए लव अफेयर कॉजेस स्प्रिंग, ठीक है। तो वो कहता है कि ये कौन सी ऐसी कॉन्सिक्वेंसेज है। एमरस कॉजेज जो है कॉन्सिक्वेंसेज को भी कहते हैं, एमरस जो है ऑफेंडिंग को भी कहते हैं, ठीक है। वो कहता है कि ऐसा कौन सा वर्ड डायर ऑफेंस, ऐसा कौन सा सीरियस ऑफेंस हो गया है फ्रॉम एमरस कॉज स्प्रिंग, जो कि मतलब एक तरह से ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ जो है एक लव अफेयर में से। ये ऐसा कौन सा ऑफेंस हो गया है, व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम द ट्राइबल थिंग। अब वो क्योंकि वो स्टार्टिंग ले रहा है तो वो यहाँ पे अपना एक सबसे पहले सेंट्रल आर्गुमेंट ऑफ द पोएम देगा, जो कि ये पैराग्राफ है आपका, व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम एमोरस कॉज स्प्रिंग, के वो ऐसा क्या सीरियस ऑफेंस था जो कि एक लव अफेयर्स में से जनरेट हुआ है। बट माइटी कॉन्टेस्ट, वो ऐसी कौन सी लड़ाई है, राइज फ्रॉम ट्राइवियल थिंग। माइटी कॉन्टेस्ट कहते हैं कि बहुत बड़ी जंग हो जाना, कॉन्टेस्ट हो जाना आपस में अना का, या डिजास्ट्रस डिस्प्यूट हो जाना फ्रॉम अराइज फ्रॉम द कॉमन प्लेस, ठीक है। एक ट्राइवियल सी थिंग से, एक माइन्यूट सी बात के पीछे वो ऐसा कौन सा माइटी कॉन्टेस्ट जो है वो रेज हो गया। बेसिकली दैट इज रिप्रेजेंटिंग द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट देयर इज सो मच ईगो एंड इमोशंस इन अ मैन। हम लोग इमोशनली रिएक्ट करते हैं, एक्चुअली इमोशनली नेक हो जाते हैं, नमाजें पढ़ना शुरू कर देते हैं, इमोशनली नमाजें बिल्कुल ही छूट जाती हैं, किसी ने डांट दिया सबसे पहले नमाजें छूट जाती हैं, रोना शुरू कर देते हैं। तो क्या है, वो कहता है कि कौन सी ऐसी बात है, एक्चुअली इंसान का टेम्परामेंट यहाँ पे वो शो कर रहा है कि कौन सी ऐसी बात हो गई, कौन सा ऐसा डिस्प्यूट हो गया, कौन सा ऐसा डिजास्टरस डिस्प्यूट हो गया जिसकी वजह से ये इतना बड़ा कॉन्टेस्ट जो है वो राइज हो गया, जो इतना बड़ा अना का मसला बना लिया गया, आखिर ऐसा क्या है। तो दैट इज बेसिकली द सेंट्रल आर्गुमेंट ऑफ द पोएम, कि प्रॉब्लम अब पहले पॉप आपके सामने रखेगा और बाद में उसका आंसर देगा। वो कहता आई सिंग दिस वर्स टू कैरल म्यूज इज ड्यू, और वो कहता है कि मैं ये पोएम लिख रहा हूँ, मैं ये पोएम गा रहा हूँ, दिस वर्स टू कैरल, किसको, दैट इज डेडिकेटेड टू द कैरल, जिसने, क्योंकि ये कैरल ने इसको कहा था ना कि भाई तुम एक पोएम लिखो ताकि ये जो डिस्प्यूट, जो माइटी डिस्प्यूट या माइटी कॉन्टेस्ट रेज हो गया और ये जो ऑफेंस या एक डिजास्टर्स डिस्प्यूट जो है अराइज हो गया फ्रॉम अ कॉमन प्लेस पेटी मैटर्स की वजह से, तो वो जो है रिकॉन्साइल हो जाए। तो वो कहता है कि these are the subjects of my songs, वो कहता है I sing these are the subjects of my song, this verse to Carol Muse, or I dedicated this verse to Carol and I am writing this poem due to on the request to of Carol,
ठीक है, वो कहता है मैं जो हूँ आई एम राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू कैरल्स रिक्वेस्ट। म्यूज कहते हैं गॉडेस ऑफ पोइट्री को। जब भी एपिक लिखी जाती है उसमें इन्वोकेशन ऑफ म्यूज होती है। जैसे हमने कोई नया इरादा करना होता है तो हम कहते हैं या अल्लाह हमसे ये करा लेना, ठीक है, या अल्लाह मुझे कामयाब कर। तो सेम इज द केस, जो पोइट होता है उसकी इंस्पिरेशन म्यूज होती है। म्यूज कहते हैं गॉडेस ऑफ पोइट्री का। अब वो म्यूज को कॉल करता है, वो कहता है ओ गॉडेस ऑफ पोइट्री आई क्रेव योर ब्लेसिंग। ठीक है, वो कहता है गॉडेस ऑफ पोइट्री को। अब वो कॉल करता है क्योंकि ये दैट इज द पार्ट ऑफ द एपिक के उसके अंदर इन्वोकेशन ऑफ म्यूज होती है या इन्वोकेशन ऑफ गॉड्स होता है इज ड्यू दिस इवन बेलिंडा में वाउचसेफ टू व्यू। और वो कहता है कि काश लेट बेलिंडा आल्सो वाउचसेफ कहते हैं सी करने को, देखने को, गौर करने को। और वो कहता है लेट बेलिंडा आल्सो रीड दिस पोएम। स्लाइट इज द सब्जेक्ट। वो कहता है मेरा बहुत लाइट सा सब्जेक्ट है, द सब्जेक्ट मैटर इज वेरी ट्राइवियल, मतलब मामूली सा सब्जेक्ट है, बट नो नॉट सो द प्रेज। लेकिन क्या है, बट इट विल बी ट्रीटेड इन अ सच मैनर एज टू एलिसिट प्रेज फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स। वो कहता है कि मेरा सब्जेक्ट बहुत लाइट है लेकिन नॉट सो द प्रेज, और कोई इतना खास भी नहीं है। लेकिन इफ शी इंस्पायर, अगर वो इंस्पायर हो जाती है, एंड ही इम्प्रोव्स माय लाइफ। ही कौन, जो कैरल है, वो कहता है कि वो इसको मेरी जो है होल हार्टेड अप्रूवल देते हैं। अब वो कहता है कि यहाँ पे वो कहता है कि ये जो सब्जेक्ट ऑफ पोएम है दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट इफ हर इंस्पिरेशन आर विद इट। लेकिन अगर ये बातें बेलिंडा पे असर कर जाती हैं और उसकी इंस्पिरेशन बन जाती हैं, और इफ जॉन कैरल इज बीइंग सेटिस्फाइड विद इट, तो फिर वो कहता है ना कि अंदाजे ब्याह गर्चे शौक नहीं, लेकिन शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ठीक है, वो कहता है मेरे अल्फाज नहीं है, लेकिन अगर ये बेलिंडा के दिल में उतर गए, उसकी इंस्पिरेशन बन गए, तो फिर जो है वो कहता है कि मेरा एम जो है टू राइट द पोएट्री वो कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज द बेसिक जिसे कहना चाहिए सेंट्रल आर्गुमेंट ऑफ द पोएम, कि उसने ये पोएम क्यों लिखी, तो वो उसने ये आपको आर्गुमेंट शो कर दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, अक्सर आ जाती हैं एग्जाम्स में। फिर है से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव गॉडेस कुड कंपेल। वो कहता है कि ये जो कौन सा, टेलो गॉडेस ऑफ पोएट्री, गॉडेस वो फिर अगेन इन जो है गॉडेस ऑफ पोएट्री को कॉल कर रहा है, म्यूज को कॉल कर रहा है। could say what strange motive goddess could compel a well brought lord Isolde gentle valley। एक्चुअली वो जो है गॉडेस ऑफ पोएट्री से मदद मांग रहा है। वो कहता है कि गॉडेस ऑफ पोएट्री मेरी हेल्प करो कि मैं, या मुझे कोई इंस्पिरेशन दो ताकि मैं इस डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकूं कि ऐसा क्या हुआ है। कुड कंपेल से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव, क्या ऐसा मोटिव था, ऐसा क्या हुआ था आपके एक वेल ब्रेड लॉर्ड की, इतना पढ़ा लिखा एरिस्टोक्रेटिक से एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक रखने वाला एक जो है मतलब लॉर्ड जो है, वो उसने क्या किया है, एजॉल्ट अ जेंटल वैली। वैली कहते हैं एक कवारी खूबसूरत लड़की को। तो वो कहता है कि इतनी नाजुक सी जेंटल सी लेडी को उसने क्यों एजॉल्ट किया है, उसने क्यों उस पर हमला कर दिया, या उसको क्यों उसने डिग्रेड कर दिया, उसे व्हाट स्ट्रेंजर कॉज येट एक्सप्लोर्ड। अब वो जो है पूछता है गॉडेस ऑफ पोएट्री से ऐसी क्या स्ट्रेंजर कॉजेस थी येट अनएक्सप्लोर्ड, जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। वो किससे कह रहा है, अब गॉडेस ऑफ पोएट्री से कह रहा है कि भाई ऐसी क्या स्ट्रेंजर कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये अभी तक मसला जो है वो अनएक्सप्लोर्ड है, मैं जान नहीं पा रहा। कुड मेक अ जेंटल वैली रिजेक्ट अ लॉर्ड, कि एक जेंटल वैली ने एक लॉर्ड को क्यों रिजेक्ट किया। अब ये कॉजेज हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये पोएम लिखी जा रही है। इन टास्क ऑफ बोल्ड कैन लिटिल मैन एंगेज। वो कहते हैं इतने बड़े बड़े टास्क में छोटे छोटे लोग जो हैं वो एंगेज हो गए हैं। एंड इन सॉर्ट बॉसम ड्वेल सच माइटी रेज, और सॉर्ट बॉसम यानी कि वो जेंटल वैली जो है, बेलिंडा जो है, उसके सॉफ्ट बॉसम्स के अंदर इतना माइटी रेज आखिर कहाँ से आ गया। वो कहता है कि इतने, अब वो टास्क सो बोल्ड, अब लेट्स सी आगे जाके पोएम में ऐसा क्या बैरन ने इतना बड़ा टास्क कर दिया। वो टास्क सो बोल्ड क्या था, उसने लट काट दी थी एक्चुअली बेलिंडा की। अब यहाँ से पोएम का आर्गुमेंट एंड होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट अबाउट द पोएम। ये तो उसने इन्वोकेशन ऑफ म्यूज किया सबसे पहले, उसने यहाँ पे
फर्स्ट स्टैंजा के अंदर उसने आर्गुमेंट आपको पेश किया, ठीक है, कि मैं ये पोएम कैरल के नाम पे लिखने जा रहा हूँ, उसकी वजह से लिखना चाह रहा हूँ, और ये एक इंस्पिरेशन अगर बेलिंडा के लिए बनती है तो इट मीन्स कि मेरी पोएम कामयाब होगी है। दूसरी चीज, अब वो गॉडेस ऑफ पोइट्री को इन्वोक करता है, उससे हेल्प मांगता है, उससे इंस्पिरेशन मांगता है कि मेरी हेल्प करो, मैं ये पोएम लिखने जा रहा हूँ कि ये मसले दरपेश हुए थे तो ये क्यों हुए थे। तो वो कहता है कि गॉडेस ऑफ पोइट्री अब मेरा मसला हल करो। सेम इज द केस विद अस, हमें भी कोई मसला होता है तो हम अल्लाह ताला से ही दुआ करते हैं ना, तो वो भी अब दुआ करता है। अब वो यहाँ पे कहता है सोल थ्रू व्हाइट कर्टन शॉट अ ट्रेमरस रे, सोल सन। इस स्टेंजा के अंदर इसका कॉन्टेक्स्ट बताते चलूं कि बेलिंडा जो है वो इस वक्त सोई हुई है, ठीक है, और वो जो है उसके कमरे का एक लुक दिखाई जा रही है, उसका एक कमरे का सीन, उसका रूम सीन दिखाया जा रहा है, जिसमें बेलिंडा एक ऐसी खातून है जो सुबह लेट मॉर्निंग उठती है, और इतनी लेट कि दोपहर होने वाली है। जैसे नॉर्मली हमारे घरों में, अगर मैं डिफरेंट घरों में जाती हूँ, वो पता चलता है जी वो घर की जो बड़ी खवातीन है जिनके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, वो 11-12 बजे से पहले नहीं उठती, ठीक है। तो सेम इज द केस विद द बेलिंडा, कि आधा दिन गुजार के वो बंदी उठती थी, और लेट्स सी कि उसके लिए क्या चीज उस 12 बजे के बाद इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। तो सोल थ्रू व्हाइट कर्टन शॉट अ ट्राइमरस रे, वो कहता है कि सोल यहाँ पे सन को कहते हैं थ्रू व्हाइट कर्टन, कि सन रेज जो है वो व्हाइट कर्टन के थ्रू जो है वो शॉर्ट होती हैं इन अ ट्राइमरस रे, यानी कि वो डरते हुए, वो जो वीक रेज हैं वो कर्टन्स के थ्रू जो है वो बेलिंडा के कमरे में एंटर होती हैं। यानी कि इट वाज अ मॉर्निंग एंड द सन रोज हाई अबव द हॉरिजॉन एंड ओपन दोज आईज, किन आईज को, दैट एक्लिप्स द डे। और ये जो सन रेज हैं, अब ये जो सन रेज हैं एक्चुअली वो कहाँ एंटर होती हैं, वो बेलिंडा के बेडरूम में एंटर होती हैं, और जो कर्टन, बेडरूम कर्टन फेंटली इनटू हर रूम, क्योंकि बेडरूम कर्टन के तो वो ट्राइमरस रेज क्यों हो जाती हैं, क्योंकि वो फेंटली एंटर होती हैं। जब कर्टन्स के थ्रू रेज एंटर होती हैं तो वैसी फेंट हो जाती हैं। तो वो कहता है वो उन आईज को खोलती हैं जो कि शायद एक्लिप्स कर दें डे को, यानी कि बेलिंडा की आईज इतनी खूबसूरत हैं कि अगर वो खुल जाएं तो पूरा डे जो है वो एक्लिप्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, दैट इज द एग्जेजरेशन जो कि पॉप ने यूज किया। एग्जेजरेशन कहते हैं मुबालगा आराई को, किसी की खूबसूरती को हद से ज्यादा बढ़ा देना। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई औरत इतनी खूबसूरत हो के दिन को जो है वो ग्रहण लग जाए, लेकिन वो पॉप कहता है कि बेलिंडा इतनी खूबसूरत है कि अगर उसकी आईज खुल जाएं तो एक्लिप्स हो जाता है डे। नाउ लैप डॉग गिव देम ब्राउजिंग, तो क्या है, वो कहता है कि अगर बेलिंडा ओपन कर ले अपनी आंखों को तो जो ब्राइटनेस है of which seem to dazzle the sun itself into the blindness, कि सन भी फिर उस वक्त ब्लाइंड हो जाएगा अगर बेलिंडा ने अपनी आंखें खोल दी। अब वो आगे कहता है कि now lap dog give themselves the rousing shame, अब वो जो लैप डॉग्स है, it was a time for the lap dogs, ताकि वो जो है स्ट्रेच करें अपनी बॉडीज को, वेकअप हो जाएं, एंड देन स्लीपलेस लवर्स जस्ट एट 12 अवेक, और वो जो स्लीपलेस लवर्स है जिन्होंने सारी रात जो है लव लेटर्स पढ़ने में लगा दी, आजकल तो व्हाट्सएप और फेसबुक ही काफी है भाई स्लीपलेस करने के लिए लोगों को। किसी से पूछें रात 3-4 बजे तक अर्तगल देख रहा था या देख रही थी, जस्ट एट 12 अवेक, ठीक है। तो वो जो है अब 12 बजे जो है ना, जस्ट एट 12 अब वो जागेंगे, 12 बजे जागेंगे भाई। तो क्या होता है, वो जो है वेकअप करते हैं नून में। थ्राइस रंग द बेल, 3 दफा तो उसकी बेल बजती है। द स्ट्रिपर नॉक द ग्राउंड। अब क्या होता है कि बेलिंडा जो है अभी तक वो स्टेट ऑफ इन हर हाफ अस्लीप स्टेट ऑफ माइंड, वो जो है रंग करती है कॉल बेल को 3 टाइम्स, ठीक है। तो अपनी मेड को कॉल करने के लिए वो 3 टाइम्स जो है बेल को रंग करती है। एंड प्रेस द वॉच रिटर्न अ सिल्वर साउंड, और वो जो है प्रेस करती है लीवर ऑफ अ रिपीटेड वॉच को, ताकि वो टू नो द ऑर ऑफ द डे। नॉर्मली वो पहले होता था ना घंटी वाला हमारा अलार्म होता था, अगर किसी ने देखा हो पुराने जमाने वाला, वो ऊपर से दबाते थे तो वो बंद हो जाता था, फिर हम उसको उठा के देखते थे कि अच्छा जी अब कितना टाइम हो गया। तो वो कहता है कि भाई यहाँ पे वो प्रेस करती है रिटर्न अ सिल्वर साउंड, जब उसको प्रेस करती है तो एक सिल्वर साउंड रिटर्न होती है उस वॉच में से। बेलिंडा स्टिल हर डाउनी पिलो प्रेस्ड, और उसको उस बेल को बंद करने के बाद, उस अलार्म को बंद करने के बाद बेलिंडा फिर दोबारा से सो जाती है। हर गार्डियन सेल्फ, अब वो नॉर्मली ऐसे ही होता है, हम सुबह के टाइम जो है अलार्म बजता है और हम उसको बंद करके दोबारा सो जाते हैं।
आपको एंड पे एक बड़ा मजे का वाक्य सुनाऊंगी। तो बेलिंडा स्टिल हर डाउनी पिलो प्रेस्ड, और वो ये अलार्म क्लॉक से ही है। बेलिंडा स्टिल हर डाउनी पिलो प्रेस्ड, हर गार्डियन स्टिल प्रोलॉन्ग द बाल्मी रेस्ट। और बेलिंडा जो है अपनी डाउनी पिलो, मतलब वो दोबारा से सो जाती है, तो फिर क्या होता है, उसका जो गार्डियन सेल्फ होता है वो जो है उसकी हिफाजत करने के लिए उसके इर्द गिर्द जो है वो वो प्रोलॉन्ग कर देता, सॉरी, उसका जो गार्डियन सेल्फ होता है, वो जो स्पिरिट होता है, वो उसके बालमी रेस्ट को प्रोलॉन्ग कर देता है कि बेलिंडा मजीद सो जाए। और फिर क्यों वो क्या कहता है, उसके ख्वाब में आता है, और इट वॉज ही समन टू हर साइलेंट बेड। अब ये वही है, यानी कि अब ये सिर्फ गार्डियन ही है जो कि उसको समन करता है और के उसके गार्डियन बेड पे। तो वो क्या करता है, इट वॉज ही, यानी कि ये वो सेल्फ ही है, उसकी कंफर्टेबल स्लीप के अंदर आता है, यानी कि एक ड्रीम में आता है। ही समन टू हर साइलेंट बेड, और वो जो है उसके साइलेंट बेड पे मतलब समन करता है, मतलब हाजिर हो जाता है, समन होता है हाजिर हो जाना। द मॉर्निंग ड्रीम दैट होवर ओवर हर हेड, और वो जो सेल्फ होता है, क्योंकि ये अब सुपर नेचुरल मशीनरी है जो पॉप यूज करता है, ये वो स्पिरिट है जो कि बेलिंडा का गार्डियन स्पिरिट है, और वो इसकी इबादत करता है, जो किसी को नजर नहीं आता, लेकिन इसकी ताकत अब आप देखिएगा कि क्या क्या होता है इसके साथ। द मॉर्निंग ड्रीम दैट होवर ओवर हर हेड, और वो क्योंकि उसकी नींद को जो है प्रोलॉन्ग कर देता है अपने पार से, अपनी स्पिरिट, पावर ऑफ स्पिरिट से, तो अब वो क्या करता है, वो उसके मॉर्निंग ड्रीम जो है वो उसके एक ओवर हर हेड जो है वो आना शुरू होता है, अ यंग मोर ग्लिटरिंग देन अ ब्राइट ब्राइट नाइट व्यू। तो वो कहता है यहाँ पे कि एक यंग, एक एंजेलिक यूथ जो है, जो ग्लिटरिंग देन अ ब्राइट नाइट व्यू, एक फाइन जेंटलमैन जो है वो उसके ख्वाब में आता है। दैट इवन इन स्लम्बर कॉज हर चीक्स टू ग्लो, और बेलिंडा जैसे ही उस लड़के को अपने ख्वाब में देखती है, तो बेलिंडा के चीक्स जो है वो ग्लो करने लग जाते हैं। सीम टू हर ईयर हिज वाइनिंग लिप्स टू ले, और जो है अब वो जो है सीम टू हर ईयर हिज वाइनिंग लिप्स टू ले, और वो अब उसके बेंड डाउन होता है, उसके जो सेल्फ होता है, यानी कि ये जो गार्डियन सेल्फ है जिसको एरियल कहते हैं, वो उसके अपने लिप्स जो हैं उसके कानों के करीब लेके आता है। सीम टू हर ईयर, यानी कि उसके कानों के करीब लेके आता है, हिज वाइनिंग लिप्स टू ले, जैसे वो कुछ बताने वाला है बेलिंडा को। एंड डज एंड विस्पर सेड, और फिर उसके कान में विस्पर करता है, और सीम टू से, या वो कुछ कहना चाह रहा हो। क्या कहता है वो, फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल, ये एरियल के जो गार्डियन सेल्फ है एरियल, ये उसके अल्फाज हैं। तो वो क्या कहता है कि फेयरेस्ट ऑफ मोर्टल्स, बेलिंडा को वो कहता है, ओ फेयरेस्ट ऑफ मोर्टल्स दाउ डिस्टिंग्विश केयर, कि तुम्हारी केयर करने के लिए, ऑफ थाउजेंड ब्राइट इनहेबिटेंट्स ऑफ एयर, थाउजेंड ब्राइट इनहेबिटेंट्स ऑफ एयर जो है वो तुम्हारी केयर के लिए हवा में मौजूद हैं। इफ एवर वन विजन टच द इन्फेंट थॉट, अगर किसी ने तुम्हारी इन्फेंट थॉट को, यानी कि इन्फेंट कहते हैं इनोसेंट थॉट्स को, अगर किसी ने तुम्हारी इनोसेंट थॉट्स को टच करने की भी कोशिश की, एवर वन विजन, और या किसी ने सोचा, of all nurse and all priest have taught, जो कि ये वो इन्फेंट थॉट है जो कि तुम्हें तमाम नर्सेस की स्टोरीज हैं और तमाम प्रीस्ट की स्टोरीज हैं, जो कि तुम्हें एक बच्चा जो होता है वो इनोसेंट होता है और उसको क्या सुनाया जाता है, उसको नर्सेस और प्रीस्ट की स्टोरी सुनाई जाती है। ऑफ एरी एल्व बाय मून लाइट शेडो सीन, और वो जो तुम्हें कहानियां सुनाई गई एरी एल्व्स की, जो कि मून लाइट शेडो में दिखाई दिए जाते थे, द सिल्वर टोकन, और वो जो सिल्वर टोकन वाली कहानियां, और वो जो सर्कल ग्रीन और ग्रीन सर्कल्स वाली कहानियां, और वर्जन विजिट बाय एंजल पार्स, और वो जो वर्जन जो कि एंजल की पार की वजह से विजिट करती है, जिसमें सिंड्रेला की भी एक कहानी आती है कि जी वो जूता पहन के जाती है तो वो खूबसूरत हो जाती है, कपड़े भी उसके साफ सुथरे हो जाते हैं, फटे पुराने कपड़े रिमूव हो जाते हैं। तो वो कहता है वो जो वर्जन जो कि एंजल की पार की वजह से विजिट करती हैं डांसिंग पार्टीज को, ये वो कहानी है विद गोल्डन क्राउन्स, उनके सर पे गोल्डन क्राउन्स होते हैं, रेथ ऑफ हैवी फ्लावर्स, और वो हैवी फ्लावर्स से भरी हुई होती हैं, यानी कि बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं। हेयर एंड बिलीव, मेरी बात सुनो और इस पे यकीन रखो। बिलीव देखें आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है, इट मीन्स कि ही इज addressing to her carefully, thy own importance know,
वो कहता है कि अपनी इम्पोर्टेंस खुद जानो, नोट बाउंड बाय नैरो व्यूज टू थिंग्स बिलो। अपने नैरो व्यूज को नीचे मत आने देना, नोट बाउंड बाय नैरो व्यूज टू थिंक बिलो, यानी कि कम के बारे में मत सोचना, अपने जो हाई एलिवेटेड थॉट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय मत होने देना। थिंग्स बिलो यानी कि अपनी हाई जो तुम्हारी सोच है उसको तुमने थिंग्स ऑन द थिंग्स बिलो एक्चुअली थिंग्स ऑन द अर्थ को भी कहते हैं, यानी कि अपनी सोच छोटी मत करना। सम सीक्रेट ट्रूथ फ्रॉम लर्न प्राइड कंसील्ड, वो कहता है कि कुछ ऐसे सीक्रेट ट्रूथ्स होते हैं जो कि लर्न प्राइड जो है वो कंसील कर देता है। लर्न प्राइड क्या होता है? इल्म का तकब्बुर। वो कहता है कि ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जिनके अंदर इल्म का तकब्बुर होता है, वो कुछ सीक्रेट ट्रूथ्स होते हैं वो उनसे कंसील कर जाते हैं, एंड इट्स अ फैक्ट। हमारा जो तकब्बुर होता है वो बहुत सारी सच्चाइयों हमारे दिमाग के ऊपर ना एक क्लाउड सा आ जाता है, इस वजह से हमें ना अपनी बुराई नजर आती है ना दूसरे की अच्छाई नजर आती है। ठीक है, तो वो कहता है कि कुछ ऐसे सीक्रेट ट्रूथ्स हैं जो कि लर्न प्राइड जो है वो कंसील कर देता है, इंसान का तकब्बुर जो है उसको कंसील कर देता है। टू मेड्स अलोन एंड द चिल्ड्रन आर रिवील्ड, लेकिन वो ऐसी मेड्स जो कि बहुत ज्यादा इनोसेंट होती हैं और जो चिल्ड्रन होते हैं वो भी इनोसेंट होते हैं, सिर्फ वो देख सकते हैं, लेकिन लर्नड प्राइड वाले लोग जो हैं, इल्म वाले लोग, वो चीज नहीं देख सकते। बट द नो क्रेडिट डाउटिंग विट्स मेक देम, वो कहते हैं ना इल्म का तकब्बुर जो है वो सबसे बुरा तकब्बुर होता है। जब इंसान थोड़ी सी डिग्री हासिल कर लेता है तो उसको लगता है कि भाई मेरा जो फैसला बस मैं ही ठीक कह रहा हूँ, लेकिन हमारे अंदर हमेशा लर्निंग का प्रोसेस हमेशा जारी रहना चाहिए। व्हाट दो नो क्रेडिट डाउटिंग विट्स मेक है, और वो कहता है व्हाट दो नो कि ये जो डाउटिंग डेप्स डाउटिंग विट्स हैं, वो कहता है इन डाउटिंग विट्स को कोई क्रेडिट नहीं जाता। डाउटिंग विट्स कब होती हैं? जब इंसान का नॉलेज बढ़ जाता है, इंसान का शऊर आ जाता है, तो वो हर चीज में डाउट में बढ़ जाता है, शक में बढ़ जाता है। फेथ एक ऐसी चीज है, अब देखिए ना, पॉप की एज को एज ऑफ रीजन भी कहा जाता था कि ये एज ऑफ रीजन है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ये जो इसको कोई क्रेडिट नहीं जाता डाउटिंग विट्स में क्या, ठीक है, कि ये जो कंसील्ड लर्न प्राइड है ना, वो कहता है दैट लीड्स टू द डाउटिंग विट्स, और इन डाउटिंग विट्स को कोई क्रेडिट नहीं जाता इन द लाइफ ऑफ अ मैन, के इंसान की जिंदगी को ये जो डाउटिंग विट्स होते हैं ये और भी ज्यादा डाउटफुल बना देते हैं। ठीक है, तो क्या है? द फेयर एंड इनोसेंट शैल स्टिल बिलीव, लेकिन जो वो कहता है कि ये डाउटिंग विट्स तो शायद उस कंसील्ड नॉलेज को ना जान सके जो कि मेड्स भी जानती हैं, यानी कि इनोसेंट वर्जन्स भी जानती हैं और चिल्ड्रन भी जानते हैं, यानी कि इनोसेंट बच्चे भी जानते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान उस चीज को नहीं समझ सकता। और फिर वो कहता है कि ये जो डाउटिंग विट्स जिस जो कि हमारे पास शऊर आने के बाद इंसान डाउट्स में पड़ जाता है, स्पेशली द साइंटिफिक थ्योरीज जो इंसान की जिंदगी में आई। अब अंडा खाना है तो सफेदी खानी है तो जर्दी नहीं खानी, क्या कभी जर्दी खानी है तो सफेदी नहीं खानी, तो ये डाउटिंग विट्स है। तो वो कहते हैं कि डाउटिंग विट्स वाले इंसान जो है वो चीज समझ ही नहीं सकते। द फेयर एंड इनोसेंट शैल स्टिल बिलीव, लेकिन जो फेयर और इनोसेंट होता है वो हमेशा बिलीव करता है, वो आज भी इन कहानियों पे, उन इनोसेंट कहानियों पे बिलीव करता है। Now then unnumbered spirits round deeply, और वो कहता नो देन सॉरी वो कहता है कि फिर अब जान लो, अननंबर्ड यानी कि इनफिनिट नंबर्स, बेशुमार जो स्पिरिट्स हैं, जो छोटे छोटे स्पिरिट्स हैं, रूहें हैं, वो तुम्हारी क्या कर रही हैं? तुम्हारे इर्द गिर्द फ्ली कर रही हैं, तुम्हारे इर्द गिर्द जो है वो दी फ्लाई तुम्हारे इर्द गिर्द फ्लाई कर रही हैं। द लाइट मिलिटिया ऑफ द लोअर स्काई, अब ये लाइट मिलिटिया क्या है? दैट इज द आर्मी ऑफ द एयर। तो लाइट मिलिटिया आर्मी ऑफ द एयर ऑफ द लोअर स्काई, यानी कि वो हवा में लाइट मिलिटिया है। लाइट मिलिटिया क्यों कहा जा रहा है? कि ये जो फरिश्ते होते हैं या स्पिरिट्स होते हैं, दोज आर द, मतलब दो तरह की मखलूक है ना जो हवा में होती है, एक जिन्नात और एक फरिश्ते। फरिश्ते जो हैं वो तो लाइट से बने हुए हैं, जिन्नात आग से बने हैं, इंसान जो है वो मिट्टी से बना है। ठीक है, तो ये तीन ही टोटल मखलूक है जो मेन। तो वो कहते हैं ये लाइट मिलिटिया है, ये वो मिलिटिया है, ये वो आर्मी है दैट इज मेड अप ऑफ लाइट ऑफ द लोअर स्काई, और ये लोअर स्काई पे जीती है। दीज दो अनसीन आर एवर ऑन विंग्स, वो कहते हैं बेशक वो तुम्हें नजर ना आए लेकिन वो हमेशा अपने विंग्स पे होते हैं, दे आर रेडी टू फाइट।
हैंगिंग ओवर द बॉक्स, तुम्हारे कभी बॉक्स पे होते हैं, यानी कि कौन सा बॉक्स, उसका यॉन्डर बॉक्स। यॉन्डर बॉक्स क्या है, उसका मेकअप बॉक्स। होवर राउंड द रिंग, अब देखे ना, है तो आर्मी प्रोटेक्शन किस किस चीज की कर रही है, उसके मेकअप बॉक्स की, उसकी रिंग की। थिंक व्हाट एन एक्विपेज दाउ हैस्ट इन एयर, और वो कहता है सोचो कि तुम्हारी कितनी जबरदस्त किस्म की एक्विपेज है, तुम्हारी आर्मी, तुम्हारे सोल्जर्स जो है, जो एयर में रहते हैं। दाउ हैस्ट इन एयर, ठीक है, जो कि तुम्हारे हैस्ट, बेसिकली हैज को कहा जाता है, पुरानी ओल्ड इंग्लिश में इसको हैस्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए दी, दाओ, इस तरह के वर्ड्स आपको काफी नजर आएंगे। वो कहते हैं कि ये ऐसे सोल्जर्स हैं, तुम्हारे एक्विपेज हैं, देखो हवा में रहते हैं। एंड व्यू विद स्कॉन 2 पेजेस एंड अ चेयर, और वो जो है व्यू विद स्कॉन, वो जो है 2 पेजेस और एक चेयर के साथ जो है तुम्हें व्यू कर रहे होते हैं। यहाँ पे देखें कि व्यू कंपेयर करते हैं विद स्कॉन 2 पेजेस, पेजेस बेटा सर्वेंट्स को कहते हैं, ठीक है। वो कहता है कि वो तुम्हें व्यू करते हैं विद स्कॉन, मतलब बड़ी गहरी नजर रखे हुए 2 पेजेस, तुम्हारे 2 सर्वेंट्स हैं एंड अ चेयर, यानी कि दरमियान में तुम हो और साइडों में तुम्हारे 2 सर्वेंट्स हैं। इस तरीके से तुम्हें जो है वो मतलब गार्ड कर रहे हैं, तुम्हारे गार्ड्स हैं ये 2 पेजेस। तो एज नाउ यूर ओन, ये पेजेस बेसिकली गार्ड्स या सर्वेंट्स को कहते हैं। एज नाउ यूर ओन आवर बीइंग वर ओल्ड, और वो कहता है कि अब ये तुम्हारा टाइम है, हम तो पुराने हो गए, हम तो पुराने हो गए और तुम अब नया हो। तो एंड वंस एनक्लोज्ड इन वीमेंस ब्यूटीफुल माउल्ड, हम भी कभी वीमेन ब्यूटियस माउल्ड थे, खूबसूरत औरतें थी। देन बाय अ सॉफ्ट ट्रांजिशन वी रिपेयर, और वो कहते हैं कि फिर एक सॉफ्ट ट्रांजिशन की वजह से हम लोग रिपेयर हुए फ्रॉम अर्थली व्हीकल्स टू दीज ऑफ एयर, अर्थली व्हीकल से हम एरी स्पिरिट्स बन गए। बेसिकली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि कहा यह जाता है कि जब जो है इंसान की डेथ होती है ना, तो उसके जो स्पिरिट्स होते हैं, या तो वो नेक स्पिरिट्स बन जाते हैं या वो बुरे स्पिरिट्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस पोएम में दिखाया गया कि जो नेक औरतें होती हैं उनके स्पिरिट्स फिर नेक स्पिरिट्स बनते हैं, ठीक है, यानी कि उसकी बॉडी जो है वो अर्थ में डिस्पोज ऑफ हो जाती है, लेकिन उसके जो स्पिरिट्स होते हैं वो हवा में चले जाते हैं। अगर तो स्पिरिट औरत जो है वो मेकअप करने वाली थी, तो उसका स्पिरिट भी जो है वो उसी तरह का ही होगा, और इसी तरीके से अगर वो नेक थी तो उसका स्पिरिट वैसा ही होगा, और उसी तरह की औरत को वो गार्ड करेगा, ठीक है। यानी कि जिस तरह की अगर वो जेलस औरत थी तो उसका स्पिरिट जेलस होगा, और वो फिर बाद में वापस आते हैं स्पिरिट्स, और वो दुनिया में ऐसी औरतों को गार्ड करते हैं जो कि जेलस खवातीन होती है। ये अब आगे जाके हम इनकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। तो वो कहते हैं कि भाई अब तुम्हारा वक्त है, कभी हमारा जमाना था, हम भी कभी ब्यूटियस माउल्ड, यानी कि हम भी जब अर्थ पे रहते थे तो ब्यूटियस माउल्ड में हम एनक्लोज होते थे, यानी कि स्पिरिट के कहने का मतलब है देखो कभी मैं भी जिंदा था और मैं एक खूबसूरत औरत थी, अब मैं औरत नहीं, मैं मर के और मैं स्पिरिट बन गया हूँ और अब मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ। देन बाय अ सॉफ्ट ट्रांसलेशन वी रिपेयर फ्रॉम अर्थली व्हीकल्स टू द एयर, यानी कि हम सॉफ्ट ट्रांजिशन से हम अब स्पिरिट्स बन गए, यानी कि मरने के बाद हम स्पिरिट्स बन गए। थिंक नॉट व्हाट वीमेन ट्रांजिएंट ब्रेथ इज फ्लड, वो कहता है नो, ये मत सोचो कि अगर औरत मर जाए, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट यानी कि इंसान का जो फानी ब्रेथ है वो खत्म हो जाए, दैट ऑल हर वैनिटीज आर वंस डेड। तो वो कहता है कि ये मत सोचो कि औरत अगर मर जाती है तो उसकी तमाम वैनिटीज, उसका प्राउड, उसके तमाम शौक जो होते हैं वो मर जाते हैं। सक्सीडिंग वैनिटी स्टिल शी स्टिल रिगार्ड, वो कहता है कुछ ऐसी वैनिटीज होती हैं जो कि हमेशा जिंदा रहती हैं। एंड दो शी प्ले नो मोर ओवरलुक द कार्ड, और वो जो वैनिटीज उसके स्पिरिट्स के साथ जो है वो रहती है, यानी कि वो बता रहा है कि भाई देखो मैं कभी औरत था, मेरी वैनिटीज अभी भी नहीं मरी, और एंड दो शी प्लेज नो मोर, बेशक वो स्पिरिट्स और ज्यादा नहीं देख मतलब खेल सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं वो ओवरलुक तो कार्ड्स को कर सकते हैं। यानी कि वो कहता है कि भाई वो जो मैंने कभी जिंदगी में एंटरटेन किया था ना कार्ड शार्ड्स खेल के, तो अब बेशक मैं कार्ड्स नहीं खेल सकता, लेकिन जब मैं औरत था तो यानी कि मैं कार्ड्स खेला करती थी, अब मैं स्पिरिट बन गया हूँ, तो लेकिन मैं ओवरलुक तो कर सकता हूँ ना कार्ड को। यानी कि दिखाया ये जा रहा है इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, वो स्पिरिट भी बन जाता है तो पुट्ठा ही काम कर रहा होता है। हर जॉय इन गिल्डेड शेरियोट व्हेन अलाइव, ये तो मजाक की बात है, स्पिरिट बन के तो फिर आगे अगले जहान में ही पता चलता है कि हुआ क्या है। ये तो ये मोक एपिक है क्योंकि वो मजाहिया टोन में लिखी गई है, तो इसलिए ऐसे बता रहे हैं।
तो हर जॉय इन गिल्डेड चैरियट व्हेन अलाइव, और वो कहता है कि उसका जो जॉय है जब वो गिल्डेड चैरियट्स में था, जब वो अलाइव था, एंड लव ऑफ ऑम्बर, ठीक है, और उसका लव ऑफ ऑम्बर आफ्टर डेथ सर्वाइव। वो कहता है कि उसका जॉय था जो कि गिल्डेड चैरियट में था जबकि वो जिंदा था, यानी कि वो अपना बता रहा है भाई। एंड लव ऑफ ऑम्बर, वो कहता है वो जो ऑम्बर गेम ऑफ कार्ड्स को कहते हैं, वो कहता है आफ्टर डेथ भी अभी भी सर्वाइव करता है। वो कैसे सरवाइव करता है ये अब हम आगे जाके लाइंस में पढ़ेंगे। फॉर व्हेन द फेयर इन ऑल देयर प्राइड एक्सपायर, और वो कहता है कि जब तमाम फेयर जो है वो उनका प्राइड एक्सपायर हो जाता है, टू देयर फर्स्ट एलिमेंट देयर सोल्स रिटायर, और फर्स्ट एलिमेंट में ही उनकी सोल रिटायर हो जाती है। द स्प्राइट्स ऑफ फायरी टैंगमेंट्स इन फ्लेम, तो वो जो स्प्राइट्स होते हैं फायरी टैंगमेंट्स, वो फ्लेम यानी कि फ्लेम में कन्वर्ट हो जाते हैं। माउंट अप, ऊपर आसमान में जाते हैं, यानी कि जब एक औरत मर जाती है तो उसके जो फायरी स्पिरिट्स होते हैं वो आसमान पे चले जाते हैं, एंड टेक अ सैलेमेंडर नेम, और उनको एक सैलेमेंडर का नेम बन जाता है। यानी कि ऐसी नेम्स जिनके अंदर जो है वो लव ऑफ ऑम्बर होता है, तो फिर वो क्या होता है, उनका नेम, ऐसे स्पिरिट्स का नेम क्या हो जाता है, सैलेमेंडर होता है। सॉफ्ट यील्डिंग माइंड टू वाटर ग्लाइड अवे, और उनका जो सॉफ्ट यील्डिंग माइंड होता है, जिनका सॉफ्ट यील्डिंग माइंड होता है, उनका वो ग्लाइड अवे कर देता है। एंड सिप विद नेम, और वो जो है निम्स के साथ सिप करते हैं, यानी कि देयर एलिमेंटलिटी, और वो जो है ऐसे सॉफ्ट यील्डिंग माइंड्स जिनको वाटर ग्लाइड अवे कर देता है, यानी कि ऐसे सॉफ्ट यील्डिंग माइंड्स कहते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ना वो बता रहा है कि जब विमेन जो होती हैं, वो कहता है कि जो जॉय ऑफ वीमेन होता है ना वो हमेशा अलाइव रहता है इन द फॉर्म ऑफ द स्पिरिट्स आफ्टर देयर डेथ। ठीक है, तो वो कहता है कि ये जो सोल होती है वो रिटर्न करती हैं अर्थ पे, और फिर उन्हीं के साथ जो है जीना शुरू कर देती हैं, जिस तरह की खवातीन होती हैं। तो वो कहता है कि ये जो स्पिरिट्स ऑफ वायलेंट और क्वारलस वीमेन होते हैं वो ऊपर जाते हैं। यहाँ पे वो सैलेमेंडर वो कहते हैं ना कि स्पिरिट्स ऑफ फायरी टैंगमेंट, के जो गुस्से वाली खवातीन होती हैं उनके जो स्पिरिट्स होते हैं वो फ्लेम की सूरत में ऊपर जाते हैं, और उनको हम जो है, और वो किस में, फायर स्पिरिट्स के अंदर, सैलेमेंडर्स नेम, यानी कि वो फायरी स्पिरिट्स बन जाते हैं। इसी तरह ऐसी खवातीन जो कि द स्पिरिट्स ऑफ वुमेन ऑफ सॉफ्ट एंड सबमिसिव टेम्पर, ठीक है, सॉफ्ट यील्डिंग माइंड टू वाटर ग्लाइड अवे, तो उनको क्या होता है कि वो जो है आफ्टर डेथ वो एंटर कर जाती हैं पानी के अंदर, और पानी के अंदर जब वो एंटर करती हैं एंड ज्वाइन द कंपनी ऑफ द निम्स, तो वो जो है फिर वो ज्वाइन कर जाती हैं एंड सिप विद निम्फ, तो वो निम्फ की कंपनी को ज्वाइन करती हैं देयर एलिमेंटल टी, उनकी टी के साथ, यानी कि ऐसी औरतों के साथ फिर वो रहना शुरू कर देती है। द ग्रेवर ब्रूड सिंग डाउनवर्ड टू नो, और इसी तरीके से ग्रेवर ब्रूड यानी कि ऐसी सीरियस ग्रेवर ब्रूड सिंग्स डाउनवर्ड टू नो, ऐसी खवातीन जो कि सीरियस माइंडेड होती है। ग्रेवर ब्रूड कहते हैं सीरियस माइंडेड खवातीन को। तो वो कहता है कि ऐसी सीरियस माइंडेड खवातीन वो जो है क्या हो जाती है, वो नोम्स बन जाती हैं, और फिर क्या होते हैं, आई सर्च ऑफ मिसचीफ स्टिल ऑन अर्थ रोम, और फिर वो रोम अबाउट द अर्थ इन सर्च ऑफ मिसचीफ, तो वो जो है दुनिया में मिसचीफ को फाइंड आउट करने में लग जाते हैं ऐसे स्पिरिट्स, यानी कि उनकी ऐसी औरतों के स्पिरिट्स वापस दुनिया में आते हैं और वो ये काम करते हैं। वो एक पुराने जमाने में वो एक ड्रामा आता था जी टीवी पे ना, हम छोटे छोटे थे किसी जमाने में, नई नई केबल आई थी, तो द हॉरर शो, उसके अंदर वो दिखाते थे कि भाई जो, क्योंकि ये बेसिकली हिंदूज का भी कॉन्सेप्ट है ना कि जो रूहें हैं वो मर जाती हैं और फिर वो वापस दुनिया में आती हैं और इंसान की जिंदगी को अफेक्ट करती हैं। तो वो जो उनके रिश्तेदार होते थे उनकी रूहें मर जाती थी, किसी के साथ अगर बुरा होता था तो वो वापस आके अपने जो भी जिसने उसके साथ जुल्म किया होता था तो वो उससे बदला लेता था इन द फॉर्म ऑफ द बैड स्पिरिट और इवल स्पिरिट्स, वो वापस आते थे। तो सेम इज द केस यहाँ पे दिखाया गया। फिर वो कहता है द लाइट कॉकवर्ट इन सेल्फ अलूफ रिपेयर, और वो कहते हैं ये जो लाइट कॉकवर्ट है, यानी कि जो कि लाइट कॉकवर्ट कहते हैं फ्लर्टियस
वीमेंस को, ठीक है, कॉकर्ट फ्लर्टियस वीमेन को कहते हैं। वो कहता है, और वो जो फ्लर्ट और कॉकर्ट वीमेन है वो कहाँ जाती हैं, इन सेल्फ अलोफ रिटर्न, तो वो हाई इन द रिटर्निंग टू द एयर, ठीक है, वो हाई मूव हाई अप टू एक्वायर द शेप ऑफ द सेल्फ, वो सेल्फ की शक्ल ले लेती हैं, एंड सपोर्ट एंड फ्लटर इन द फील्ड्स ऑफ द एयर, और वो सपोर्ट करती हैं और फ्लटर करती हैं, मेक मैरीमेंट इन द एरियल रीजन, तो उनकी एरियल रीजन के अंदर भी, हवा में भी वो जो है फ्लर्ट कर रही होती हैं। ये लाइन होगी बेटा आपकी 78, लाइन नंबर 161 तक आज आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपने कवर करना है लाइन नंबर 160 तक, लिख लें। ठीक है कि हम अर्ली मॉर्निंग डेली डिसाइड करते हैं भाई अर्ली मॉर्निंग, लेकिन नॉर्मली हम अलार्म बंद करके सो जाते हैं। उस दौर में ना ये वाला अलार्म होता था जो हाथ से यूं बंद करें और फिर हम टाइम देखते थे और हम फिर दोबारा सो जाते थे, तो ये सबके साथ ही होता है। तो कहते हैं कि एक दफा क्या हुआ कि हम दोनों दोस्तों ने, क्योंकि वो कैडेट कॉलेज में रहते थे, हम दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया सुबह सुबह उठेंगे। तो कहते हैं एक दिन जी हमने क्या किया कि कुर्सी रखी, कुर्सी रखने एक स्टूल रखा, स्टूल के ऊपर कुर्सी रखी, कुर्सी के ऊपर पंखा था, पंखे के ऊपर हमने अलार्म क्लॉक रखी कि जी हम कल सुबह सुबह उठेंगे। तो उसके बाद हम रात को सो गए कि क्योंकि सर्दियों के दिन थे कि सुबह उठेंगे तो पंखे से फिर वो उतार के हम जो है वो जब उतारेंगे तो जाहिर बात है एनर्जी लगेगी तो हमारी आंख खुल जाएगी। तो कहते जब सुबह हुई अलार्म बजा, हमने वही टेबल रखा, वही ऊपर चेयर रखी, ऊपर से अलार्म उतारा, अलार्म उतार के बंद करके हम फिर सो गए। फिर मतलब कहते हैं ऐसे कई दफा हमारे साथ हुआ। इसी तरह एक दफा अलमारी के ऊपर रख दिया, कहते फिर भी हम इतने ढीठ थे कि अलार्म बंद करके फिर हम सो जाते थे। फाइनली जो है एक दफा ये हुआ कि गर्मियों के दिन पे हीटर बर्न हो रहा था, तो एक टेबल से अलार्म बजाना, तो एक टेबल से अलार्म उठा के तो साइड पे हीटर पड़ा हुआ था, तो गलती से ना एक टेबल से उठा के हीटर के ऊपर नींद में अलार्म रख दिया। कहते हम सुबह उठे हैं तो 2 सुइयां पड़ी हुई थी अलार्म की ना, वो पहले दौर में सुइयों वाला अलार्म होता था, तो 2 सुइयों वाला अलार्म। तो उन्होंने कहा कि हम सारी उम्र यही डिसाइड करते रहे कि हम कैडेट कॉलेज में आ गए, हम अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ेंगे, लेकिन हम कभी पढ़ नहीं सके, हमेशा शामत अलार्म क्लॉक की आती थी। तो बाज लोगों की जिंदगियों में ऐसे भी होता है, ठीक है। तो अपने अलार्म क्लॉक की जो है वो क्या कहना चाहिए कि उसकी तकरीम करें भाई, बड़े हम अच्छे जमाने में रह रहे हैं कि हमें अलार्म क्लॉक्स मिल गए, ठीक है। चलिए जनाब, एनी क्वेश्चन अगर किसी का हुआ तो मुझसे कल पूछ लीजिएगा, मैं आपका बाकी जो है ना वो सेंड कर देती हूँ आपके जो लेक्चर्स हैं। एनी क्वेश्चन क्लास, किसी का कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? चलिए जनाब दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।